आप लोगों की वर्कशॉप इंटीग्रेटेड टीचिंग पर चल रही है। इस वर्कशॉप में हम लोगों ने बहुत सी बातों पर चर्चा की। वर्कशॉप का मुख्य उद्देश्य क्या था? एक अच्छा शिक्षक कौन कौन सी बातों को ध्यान में रखेगा। शिक्षक को क्लास में जाने से पहले मन में सोचना होता है कि कौन सा कंटेंट हम देने जा रहे हैं, छात्रों को कितना हिस्सा हमें देना है, हमारी विषय सामग्री क्या होगी। तो हर शिक्षक का विषय अलग अलग होता है, अलग अलग विषय के शिक्षक होते हैं, अलग अलग कंटेंट होता है। एक कुशल शिक्षक वो है जो एक कंटेंट को सेट करता है, उस कंटेंट को 35 मिनट 40 मिनट के पीरियड में डिवाइड करता है और ये कोशिश करता है कि 40 मिनट के भीतर इतना पोर्शन हम छात्रों तक पहुंचा दें। इसके लिए क्या करना होगा? पाठ योजना बनानी, लेसन प्लान। तो आपने इस वर्कशॉप में सीखा कि किस प्रकार से हम लेसन प्लानिंग करते हैं। प्लानिंग के बहुत सारे प्रकार बताए गए, जैसे कि ब्लूम्स टैक्सोनॉमी थी, रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन मैसूर RCEM अप्रोच, हर्बर्ट स्पेंसर की बात आई जिसमें हर्बर्टियन स्टेप्स आपको बताए गए, और NCERT अप्रोच जो लेटेस्ट हम लोग करवा रहे हैं, इसकी बात की। यहाँ पर विषय सामग्री को हम लोग इस तरह से व्यवस्थित करते हैं कि छात्रों को जो ज्ञान हम दे रहे हैं वो 6 चरणों में उस ज्ञान को हम अभिव्यक्ति तक ले जा सकें। तो सबसे पहला कार्य क्या होता है? छात्रों को ज्ञान को देना, नॉलेज को देना। हमारा विषय कोई भी हो, उसका पहला चरण है उस विषय का ज्ञान छात्रों तक पहुंचाना। लेकिन ज्ञान पहुंचाने के बाद अगला जो स्टेप आएगा वो उनकी समझ विकसित करना, अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना। अगर ज्ञान केवल ज्ञान रह जाए, कोरा ज्ञान, तो विशेष परिस्थिति जब आएगी उस ज्ञान को लागू करने की, उस समय आप उसका प्रयोग नहीं कर पाएंगे। तो दूसरा स्टेप क्या होता है? अंडरस्टैंडिंग, अवबोध। अवबोध का मतलब क्या है? क्या समझ में आ गया? क्या जो ज्ञान दिया गया वो आपके समझ में आ गया? अगर समझ में आ गया तो उस ज्ञान को हम कहीं भी प्रयोग कर सकते हैं। तो हम तीसरे स्टेप पे आ जाते हैं। तीसरा स्टेप क्या है? एप्लीकेशन, अनुप्रयोग। अनुप्रयोग का मतलब क्या है कि जो भी ज्ञान सीखा था उसको मैंने समझ लिया है, समझने के बाद अब उस ज्ञान को मैं कहीं भी प्रयोग कर सकता हूं। जब हम प्रयोग करने लगेंगे तब क्या होगा? स्किल पैदा हो जाएगा, यानी आप में कौशल आ जाएगा कि अब तो हम कहीं भी प्रयोग कर सकते हैं। एक कुशल अध्यापक के लक्षण आप में प्रदर्शित होने लगेंगे। जब कौशल विकसित होगा तो आपको प्रशंसा मिलेगी कि आप बहुत अच्छे शिक्षक हैं, बहुत कुशलता से सामग्री को प्रेषित करते हैं। कुशलता मिलने के बाद आपकी रुचि बढ़ने लगेगी, इंटरेस्ट पैदा हो जाएगा। इंटरेस्ट पैदा होने से आप अलग अलग दिशाओं में जाएंगे। आप देखेंगे कितनी रिसर्च हो चुकी है इस क्षेत्र में, कौन कौन सा शोध हो चुका है, लाओ मैं उसको भी सीखूं, अपने छात्रों को दे दूं। तो इंटरेस्ट पैदा होने से फायदा यह होता है हम संबंधित विषय में गहराई से जाते हैं। इंडिया एंड अब्रॉड, अलग अलग जगह पर जो भी शोध उपलब्ध है उस उपलब्ध का अध्ययन करते हैं। अध्ययन करने के बाद उसको अपने क्लासरूम में छात्रों से शेयर करते हैं। जब इंटरेस्ट पैदा हुआ और हमारा धरातल मजबूत होने लगा तब क्या होगा? हम उसको रोज करने लगे। जब रोज करने लगे तो हमारा एटीट्यूड, हमारी अभिवृत्ति वो तैयार हो जाती है। अभिवृत्ति का मतलब क्या है? कि कैसे हम चीजों को देखते हैं। हमारी अभिवृत्ति यह है कि हमें अच्छा शिक्षक बनना है, हमें एक निश्चित सामग्री को अपने छात्रों को इस रूप में पहुंचाना है कि ट्रांसफर ऑफ लर्निंग अधिकतम हो सके, अधिगम का स्थानांतरण अधिकतम हो सके। तो इस वर्कशॉप में हमने जाना कि नॉलेज से लेकर और एटीट्यूड तक का सफर किस प्रकार से किया जाए, किस प्रकार से लेसन प्लानिंग की जाए जिससे छात्रों को सरलता से विषय समझ में आ जाए और वो तीव्र अधिगम कर सके। तो मुझे लगता है जो मेरे छात्र बैठे हुए हैं इन्होंने बहुत ही मेहनत की है, बहुत ही अच्छे से समझा है। लेकिन उसके लिए मुझे जानना होगा कि अगर अभी भी कोई शंका किसी के मन में है तो
मुझसे पूछ सकता है, ताकि वर्कशॉप का उद्देश्य पूरा हो सके। तो अगर किसी छात्र छात्रा का कोई प्रश्न है तो निसंकोच मुझसे पूछ सकता है। कोई भी छात्र पूछिए। सर, कक्षा शिक्षण को प्रभावी कैसे बनाएं ताकि अधिगम तीव्र हो सके? और मेरा दूसरा प्रश्न ये है कि विषय में छात्र की रुचि कैसे उत्पन्न करें, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि शिक्षक पढ़ाता रहता है और कुछ बच्चे हैं कि उनका मन ही नहीं लगा पा रहे हैं उसमें, क्योंकि उनको समझ नहीं आ रहा है। तो क्या करें कि वो बच्चे भी सीख सकें जिनका मन नहीं लग रहा है? आपके कहने का आशय है कि जो विषय सामग्री शिक्षक दे रहे हैं उसमें छात्रों में रुचि कैसे जागृत करें। और दूसरी बात आपने क्या कही? कक्षा शिक्षण को प्रभावी कैसे बनाएं ताकि अधिगम तीव्र हो सके। चलो स्टार्ट जी। दो बातें आपने कही कि प्रभावी कैसे बनाएं। आपको लगता है कोई भी शिक्षक जब कक्षा में प्रवेश करता है तो छात्रों के मन में क्या आता है? छात्रों के मन में यह आता है कि जो शिक्षक आए हैं ये मेरी सब समस्याएं समाधान कर देंगे, कोई भी शंका मेरे मन में नहीं रहेगी। एक विश्वास, एक आशा शिक्षक के प्रति होती है। तो सबसे पहला काम क्या है प्रभावी बनाने के लिए कि जो विषय सामग्री है उस सामग्री को शिक्षक खुद कई बार उसका अध्ययन करे और जो भी जटिलताएं उसकी हैं उन जटिलताओं को सरल शब्दों में तैयार करें। इतने सरल शब्दों में कि छात्र, कमजोर से कमजोर छात्र उस शब्दावली को समझ सके। कई बार ऐसा होता है हम लोग बहुत कठिन शब्दों का प्रयोग करते हैं, हिंदी या अंग्रेजी का, और वो कठिन शब्द छात्रों की समझ से बाहर होते हैं तो विषय बोझिल हो जाता है। छात्र को लगता है कि ये बहुत कठिन है, मुझसे नहीं होगा। तो प्रभावी बनाने के लिए पहला काम भाषा की सरलता। शिक्षक का विषय का ज्ञान इतना गहन होना चाहिए, इतनी अच्छी पकड़ होनी चाहिए शिक्षक की कि छात्र कोई भी प्रश्न पूछे और शिक्षक मुस्कुराते हुए उसको सरलतम शब्दों में व्यक्त कर दे। तो इससे क्या होगा? एक बॉन्ड बनेगा शिक्षक छात्र के बीच में। छात्र भी हिचकिचाएगा नहीं, संकोच होकर प्रश्न पूछेगा, और शिक्षक का चूंकि उस पर कमांड है इस नाते वो बहुत ही सरलतम शब्दों का प्रयोग करते हुए कॉन्सेप्ट को, संकल्पना को पूरी तरह से छात्र तक पहुंचा दे। दूसरी बात आई रुचि। जब शिक्षक सहज होगा, विषय पर पकड़ होगी, उसका जो कम्युनिकेशन है, जो संप्रेषण की क्षमता है वो प्रभावी होगी और विषय का लाभ छात्रों को बताना होगा कि जो विषय पढ़ रहे हो इसका लाभ इस प्रकार से मिलेगा। जब किसी को लाभ बताते हो तो वो रुचि लेता है। उसको ये बताओ मैं ये कर रहा हूँ, इसका लाभ क्या है, ये आपके लिए कैसे उपयोगी होगा। जैसे ही आप ऐसा कहते हो तो छात्र कहेगा अगर ये मेरे लिए लाभ का विषय है तो मैं निश्चित रूप से इसको सुनूंगा। तो छात्र को एहसास कराओ कि जो विषय, जो सामग्री मैं आपको दे रहा हूँ ये आपको इस तरह से लाभान्वित करेगी। तो निश्चित रूप से बच्चे रुचि लेंगे। छात्रों को ज़्यादा से ज़्यादा बोलने का मौका दिया जाए, उनके प्रश्न सुने जाए, उनका शंका समाधान किया जाए, तो निश्चित रूप से रुचि को भी विकसित किया जा सकता है। ठीक है? अन्य कोई प्रश्न किसी छात्र का जो इस वर्कशॉप में उसको लगता है कि अभी शंका मेरे मन में है? कोई भी प्रश्न? सर, ये लेसन प्लानिंग क्यों जरूरी है? क्योंकि शिक्षक तो अपने विषय का शिक्षक है ही है, तो ये लेसन प्लानिंग क्यों आवश्यक है? और कुछ? लेसन प्लानिंग क्यों जरूरी है? बहुत अच्छा प्रश्न किया है। अगर शिक्षक ज्ञानी है तो शिक्षक के पास ज्ञान का अथाह भंडार है, वो उस अथाह भंडार के साथ क्लास में प्रवेश करता है। हमारा जो ड्यूरेशन है वो 40 मिनट का है, 45 मिनट है। ज्ञान का भंडार अनंत है। लेसन प्लानिंग से फायदा क्या होता है? हम कंटेंट का सिलेक्शन करते हैं, चुनाव करते हैं कि इतना पोर्शन जो है ये 40 मिनट में समाप्त हो जाएगा। तो प्लानिंग में फायदा ये है कि हमने एक एक दिन का 40-40 मिनट का प्लान किया और जो अथाह ज्ञान हमारा था उस ज्ञान में थोड़ा थोड़ा अंश हम रोज आपको देते चले। तो हमारे लिए भी सहज हो गया, शिक्षक के लिए भी आसान हो गया, छात्रों के लिए आसान हो गया कि प्लानिंग से चल रहे हैं। सर आज इतना पढ़ाया है, कल इसके बाद इतना पढ़ाएंगे, कल क्या पढ़ाया था। तो प्रीवियस नॉलेज और न्यू नॉलेज को हम लोग साथ में जोड़कर चलते हैं। छात्र के प्रीवियस नॉलेज का हम लोग ध्यान रखते हैं और वहीं से न्यू नॉलेज को ऐड करते हैं।
तो प्रीवियस नॉलेज यहाँ पर है, न्यू नॉलेज देनी है, यहाँ पर एक कड़ी बनानी पड़ेगी, ऐसे करके फंसा के उस कड़ी से छात्रों को ऐसे उठाना होगा। यानी प्रीवियस नॉलेज यहाँ है, न्यू नॉलेज में ऐसे करके उसको ऊपर ले चलेंगे। तो इस प्रकार से प्लानिंग शिक्षक को शिक्षण को सुगम बनाती है और छात्रों के लिए आसान है। संतुष्ट है? हाँ। सर, जो लेसन प्लान हमने बनाए हैं इसमें शिक्षक द्वारा बच्चों से प्रश्न पूछने का तो उल्लेख है, लेकिन बच्चों द्वारा शिक्षक से प्रश्न पूछने का कोई उल्लेख नहीं है। तो बच्चे प्रश्न कहाँ पे करें, पढ़ाते टाइम करें या पढ़ाने के बाद करें, कहाँ पे करना उचित है? अगर पढ़ाते टाइम करते हैं तो ये टाइम ज़्यादा वेस्ट कर देगा ज़्यादा, और लेकिन कंसेप्ट क्लियर करना भी जरूरी है। तो प्रश्न का उल्लेख कहाँ पे किया जाए? ये भी आपकी शंका एकदम सही है, लेकिन यहाँ पर अब आपको कुछ बातें समझनी होंगी। शिक्षा के कुछ स्तर होते हैं। प्राइमरी के बच्चे को हम जब पढ़ा रहे हैं, जूनियर के बच्चे को पढ़ा रहे हैं, सेकेंडरी का बच्चा है और हायर एजुकेशन का है, यहाँ पर हमारी शिक्षण शैली बदलती है। प्लानिंग में बच्चे को प्रश्न पूछने का स्टेप इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पर आप शिक्षक बनने के लिए ट्रेनिंग ले रहे हैं। तो हो सकता है बच्चा कोई प्रश्न पूछ के अभी आपको विचलित कर दे और जो 40 मिनट का प्लान है उसमें 15 मिनट वो प्रश्न उत्तर में ही आपके निकाल दे। आप भी असहज हो जाओगे क्योंकि अभी आप ट्रेनिंग पीरियड है। धीरे धीरे जब आप मजबूत हो जाते हैं तो आप बच्चे के प्रश्न को बड़ी ही सहजता से लेते हैं और बड़ा ही संतोषजनक उत्तर दे देते हैं। क्योंकि ट्रेनिंग पीरियड है, लेसन प्लानिंग ट्रेनिंग में आपको बताया जा रहा है, इसलिए अभी उसके प्रश्न की कोई गुंजाइश नहीं होती है। लेकिन आप उससे कह सकते हैं क्लास समाप्त होने के बाद या ये प्लान समाप्त होने के बाद जिनकी जो शंकाएं हैं वो एक साथ मुझसे पूछ सकते हैं, मैं सामूहिक रूप से आपको उत्तर दे दूंगा। तो उससे लाभ ये होगा कि छात्र वेट करेंगे और जब आपके पास समय होगा कक्षा के बाद तो उनके उत्तर आप दे देंगे। ठीक? जब हम कहना चाहते हैं सर, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में जो स्टूडेंट्स रहते हैं उन्हें रुचि कैसे ज़्यादा उत्पन्न की जाए, रुचिकर कैसे बनाया जाए? हाँ, अभी एक छात्रा ने प्रश्न किया था कैसे रुचि पैदा की जाए, तो आपका प्रश्न भी उसी से मिलता जुलता है। इसमें कुछ और ऐड करना चाहेंगे? नहीं, बस ये जानते हैं कि रुचिकर उनको ज़्यादा रुचि कैसे उनके अंदर जाए ताकि वो रेगुलरली क्लास ज्वाइन करें और जो टीचर द्वारा जो काम दिया जाए जिससे जो अधिगम का है इसको सरल बनाया जा सके। इसलिए जब रुचि होगी तभी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस आसान होगा। शाबाश, बैठो। रुचि की बात अभी मैंने बताई थी आपके प्रश्न के उत्तर में। मैं फिर से आपको दोहराता हूं कि सहज ज्ञान, सरल शब्दावली, छात्र की शंकाओं का समाधान, छात्र को प्रश्न पूछने की स्वतंत्रता, छात्र को अनावश्यक न डांटना, उसमें भय न पैदा करना, विषय के लाभ को छात्र को समझाना, ये कुछ बिंदु ऐसे हैं अगर शिक्षक इन बातों का ध्यान रखेंगे तो छात्र धीरे धीरे शिक्षक के साथ सहज हो जाएगा। उसको लगेगा कि इनसे कुछ भी पूछ लो, ये डांटेंगे नहीं, बहुत ही प्यार से उसका उत्तर दे देंगे। और जो भी विषय पढ़ा रहे हैं उस विषय का जो भविष्य है उस भविष्य की भी झलक उसको दिखा दीजिए कि ये विषय भविष्य में इस प्रकार आपके लिए कारगर सिद्ध होगा, तो ऑटोमेटिकली वो रुचि उसमें पैदा होना शुरू होगी। दूसरी चीज है दैनिक जीवन के उदाहरण, जो भी हम पढ़ा रहे हैं उसको लिंक विद द लाइफ, जीवन से जोड़ने का सिद्धांत, मैक्सिमम टीचिंग है, आपने पढ़ा। तो मैक्सिमम टीचिंग का मतलब है जीवन से जोड़ो। तो छात्र के जीवन से छोटे छोटे उदाहरण लेकर उस विषय से जोड़ो, तो छात्र को लगेगा शायद ये तो मेरी ही बात होगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर न्यूटन का थर्ड लॉ पढ़ा रहे हो तो न्यूटन के थर्ड लॉ को पढ़ाने के लिए आप कहते हो एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। इसको अगर आप लिखवा देते हो तो शायद रुचिकर नहीं होगा। लेकिन अगर एक बॉल लेकर आप एक गेंद लेकर कक्षा में प्रवेश करें और उस गेंद को धरती पर फेंकें, वो वापस लौटेगी, फिर उसको दीवार पर मारें, फिर वो वापस आएगी, तो आप कहेंगे ये जो मैं क्रिया कर रहा हूं ये किस सिद्धांत पर आधारित है? तो छात्र में रुचि पैदा होगी। छात्र से आप पूछेंगे क्या इस सिद्धांत को आप जानना चाहोगे? क्या आप जानना चाहोगे इस सिद्धांत किसने दिया? आप छात्र विवश हो जाएगा पूछने के लिए कि सर बताइए, मैम बताइए, ये कौन सा सिद्धांत है? तब आप कहेंगे ये न्यूटन का तृतीय नियम है, जिसमें हम हर क्रिया के प्रति प्रतिक्रिया होती है, एवरी एक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन।
तो जो गेंद हम फेंक रहे हैं, उछाल रहे हैं, जमीन पर फेंक रहे हैं, वो वापस उसी गति से आती है। तो ये न्यूटन का थर्ड लॉ है। इसके विषय में आज मैं आपको विस्तार से पढ़ाऊंगा। क्या आप पढ़ेंगे? निश्चित रूप से छात्र कहेगा ठीक है, मैं इसको और जानना चाहिए। तो बहुत ही अच्छे प्रश्न आप लोग कर रहे हैं। मुझे बड़ी खुशी है कि वर्कशॉप जिस उद्देश्य से की गई थी वो सफल हुआ है, क्योंकि आपके भीतर प्रश्नों का एक अंबार लगा और आपने एक एक करके अपनी बात कही। अगले पार्ट में हम लोग फिर कुछ बात करेंगे। अगर किसी के और प्रश्न भी रह गए हैं उसको हम नेक्स्ट टाइम पर लेते हैं, नेक्स्ट डे पर लेते हैं। फिलहाल मुझे लगता है कि जो भी वर्कशॉप का उद्देश्य था वो पूरा हुआ और हमारे जो छात्र हैं, ये भविष्य के शिक्षक हैं, अगर आप इस वर्कशॉप में बताई गई बातों को अक्षरशः पालन करें, लेसन प्लान को प्रभावी ढंग से बनाएं, छात्र मनोविज्ञान को समझें, तो मुझे नहीं लगता कि आपको सफल शिक्षक होने से कोई रोक सकता है। आप बहुत ही सफल शिक्षक होने वाले हैं। एक उज्जवल भविष्य आपकी प्रतीक्षा कर रहा है, ऐसी मुझे आशा है। मेरी शुभकामनाएं हैं, मेरा आशीर्वाद है आप सभी को कि बहुत ही अच्छे शिक्षक बने और आपका सभी का भविष्य उज्जवल हो। धन्यवाद।